कहानी की शुरुआत हुई एक आदमी को दिखाने से जिसका नाम निकी होता है। वो होटल में बैठकर खाना खा रहा था कि तभी एक लड़की आकर उसके पास बैठ जाती है। वो निकी को कहती है कि वो सामने वाला बुरा आदमी मुझे परेशान कर रहा है, मैं उससे जान छुड़वाना चाहती हूँ। मैं जब से आई हूँ वो समझ रहा है कि मैं अकेली हूँ, अकेली समझकर तंग कर रहा है। उसने भी निकी से कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए मेरी दोस्त होने का नाटक करोगी प्लीज, ताकि उसे ये लगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और वो मुझे परेशान न करे। उसकी ये बात सुनकर निकी मान तो गया, लेकिन वो लड़की जिसका नाम जेस था उसकी तरफ अजीब तरह से देखने लगता है। जेस पूछती है क्या तुम कोई सीरियल किलर खूनी हो जो इस तरह मुझे घूर रहे हो? निकी कहता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो सामने वाले पर है कि वो मुझे किस तरह का सोचता है और मैं वैसा बनता हूँ। अब दोनों देर रात तक ऐसी ही बातें करती रही, इनकी दोस्ती हो जाती है। फिर और वक्त साथ गुजारने के लिए कमरे में चली गई, जहाँ तभी एक आदमी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। वो दोनों को साथ में देखकर चिढ़ गया, निकी पर डंडा तानकर मारने की धमकी देता है। जेस निकी को बताती है कि ये मेरा हस्बैंड है, बहुत ही पागल इंसान है, अब से पहले भी कई सारे लोगों को मार चुका है और ये देखना तुम्हें भी मार देगा। पर यह आने की डरता नहीं, ना ही खुद को छोड़ने के लिए कहता है, बल्कि उसने तो ये कहा कि प्लीज मुझे मार दो, क्योंकि वैसे भी मुझे कैंसर है, तो मर तो मैंने वैसे भी जाना है, तो यार लो तुम्हें मार दो। अब असल में निकी यहाँ उसे गोली मारने के लिए उकसा रहा था, पर उसके कहने पर भी वो आदमी गोली नहीं चलाता, इसीलिए निकी उठ खड़ा हुआ। तब यहाँ जेस अपना मुंह खोलती है, उस आदमी को कहने लगी, अरे बेवकूफ इंसान, इसे कोई कैंसर वैंसर नहीं है, बल्कि वो हमारा प्लान समझ चुका है। असल में निकी को बातों में फंसाना और उसे यहाँ कमरे तक लेकर आना सब जेस और उसकी इस साथी की चाल थी, क्योंकि वो इस तरह ही लोगों को डरा कर अपनी बातों में फंसाकर लूटा करती थी। मगर इस बार उसका ये प्लान फेल हो गया, क्योंकि इस बार उनका सामना अपने से भी बड़े लुटेरे से हो गया, जो उनकी चाल समझ चुका था। जी हाँ, निकी भी काफी बड़ा माहिर लुटेरा था और वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। होटल के कमरे से निकलकर जेस जब जा रही थी तो निकी भी उसके साथ साथ चलने लगता है। वो उसे शराब पीने के लिए ऑफर करता है, क्योंकि जेस भी उससे काफी मुतासिर हुई थी, इसलिए वो उसकी ऑफर मान लेती है। ये दोनों बाद में आकर शराब पीने लगी, जहाँ जेस उससे चोरी करने की स्किल्स महारतों के बारे में पूछने लगती है। जेस उसे बताता है कि चोरी लूट मार के इस खेल में सबसे जरूरी चीज है फोकस, यानी किसी काम को करने में हमारी सारी तवज्जो उस तरफ होनी चाहिए। असल में इंसान एक वक्त में कई सारे काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह काम खराब ही होते हैं। एक चीज पर फोकस और दूसरों का फोकस अपनी तरफ करना बहुत जरूरी होता है। ये सब बताने के बाद वो जेस के साथ इसका प्रैक्टिकल भी करता है, यानी वो उसकी घड़ी और पर्स चुरा देता है, जिस बारे में जेस को पता भी नहीं चल पाता। वो बताता है कि दिन में तुम्हारी चीजें आसानी से चुरा पाया, क्योंकि तुम्हारा फोकस मेरी तरफ था और मेरा तुम्हारी तरफ, जो देखकर जेस भी काफी चौंकदीन इस महारत से मुतासिर भी होती है। अगले दिन ये फिर से मिली, जेस उससे काफी जिद करती है। जब निकी उसे ये बताने के लिए मान जाता है कि हम लोग टीम में कैसे काम करते हैं, मतलब वो अकेला नहीं था, उसके कई सारे साथी भी निकी के साथ चोरियां अंजाम देते हैं। तो अब जेस भी उसकी टीम का हिस्सा बनकर एक भीड़ वाली जगह पर आती है। सामने की बालकनी में निकी भी खड़ा होकर इन पर नजर रख रहा था। निकी की टीम का एक लड़का जेस को समझाता है कि हम चोरी कैसे अंजाम देंगे, और अब ये लोग फौरन अपने काम पर लग जाते हैं। यहाँ जेस की चोरी की महारतें देखकर निकी और उसके साथी काफी हैरान भी हुए, साथ ही खुश भी हो रही थी। यानी निकी बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन वो तो काफी स्मार्ट निकली। आगे निकी जेस को वो जगह दिखाता है जहाँ चोरी का सामान बेचा जाता था। यहाँ पर चोरी किया हुआ बहुत कीमती महंगा सामान पड़ा हुआ था, जिनमें से एक नेकलेस जेस को काफी पसंद आ गया। वो उसे उठाकर पहनकर देखने लगती है। निकी उसे ये वापस रखने का कहता है, समझाने लगा कि देखो अभी हम इतने अमीर नहीं हुए कि आराम से अपनी ऐश वाली जिंदगी गुजारे, हमारे पास अभी सिर्फ इतना ही पैसा है कि हम अपना गुजारा कर सके। इस तरह की कीमती चीजें खरीदने का अभी हम सोच भी नहीं सकते, यानी अभी हमें और भी बड़ी बड़ी चोरियों की जरूरत है। अब निकी उसे एक कमरे की चाबी देते हुए कहता है कि अभी हमें काफी टाइम के लिए साथ काम करना है, तो मैंने तुम्हारे लिए होटल का एक कमरा लिया है। अब जेस उसे भी साथ आने की जिद करती है ताकि ये और वक्त साथ गुजार सके, लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं मैं अभी मसरूफ हूँ। तो अब गाड़ी लेकर जेस अकेले ही होटल में आ जाती है। वो जब कमरे में थी तभी निकी के बारे में ही सोच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पसंद करने लगी हो। और तभी दरवाजे की बेल बजी। जेस ने जब दरवाजा खोला तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि निकी था, यानी वो भी खुद को रोक नहीं पाया और ये दोनों साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अब अगले दिन जेस एक आदमी से बात कर रही थी जो निकी का दोस्त ही था, उसके साथ काफी वक्त से काम कर रहा था। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी निकी के दोस्त को दौरा पड़ने लगा। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। दरअसल ये सभी निकी और उसके साथियों का ही प्लान था। उसकी हालत देखकर लोग घबरा गए और अब जेस सबका फोकस उसकी तरफ हुआ। ये लोग अपना प्लान अंजाम देने लगते हैं, सब लोगों की कीमती चीजें चुराने लगी। कुछ ही देर बाद निकी एक एम्बुलेंस लेकर वहाँ आ गया। वो अपने दोस्त और जेस को गाड़ी में बिठा कर वहाँ से निकल जाता है। रात को निकी और उसके सारे साथी चोरी करके पार्टी कर रहे थे। सब बहुत खुश थे। निकी उन्हें बताता है कि इस बार हमने अपना बहुत बड़ा टारगेट हासिल किया है, $1.2 मिलियन का। उसका एक साथी
ही निकी को सारे पैसे देते हुए कहता है कि इन पैसों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और हाँ, जुएबाजी से दूर रहना। अगले दिन निकी और जेस एक मैच देखने के लिए स्टेडियम में आती है। अब जब एक लड़की अपनी सीट से उठकर वहाँ से जाने लगी तो जेस निकी से ये शर्त लगाती है कि इस लड़की को जाते हुए तकरीबन 8 लोग देखेंगे। निकी कहता है कि नहीं, 8 नहीं 3 लोग देखेंगे। अब तभी पीछे बैठा एक अमीर आदमी उनसे कहता है कि मेरे हिसाब से उसे 5 लोग देखेंगे, लेकिन उसे 7 लोगों ने देखा। और क्योंकि जेस का अंदाजा काफी ठीक था तो ये शर्त वो जीत जाती है। और अब निकी उस अमीर आदमी के कहने पर ग्राउंड में खेल रहे प्लेयर्स पर शर्त लगाने लगता है, पर 2 बार निकी उस आदमी से शर्त हार जाता है। इसलिए अब निकी उसे 10,000 की शर्त लगाता है। वो अमीर आदमी को कहता है कि अब जो भी प्लेयर बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा उससे कैच छूट जाएगा, जबकि अमीर आदमी कहता है कि नहीं, वो कैच पकड़ लेगा। और अब कुछ ही देर के बाद एक प्लेयर दूसरे की तरफ बॉल फेंकता है तो उसने कैच पकड़ लिया था, यानी कि निकी ये शर्त भी हार गया था। अब तक निकी उस अमीर आदमी से $5,000 से भी ज्यादा पैसे हार गया था। ये देखकर जिसको परेशानी होने लगी वो निकी को कहती है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। पर निकी, जिसे बहुत गुस्सा आ गया था, वो और बड़ी शर्त लगाना चाहता था और इस बार वो अपने $1.2 मिलियन की बड़ी शर्त लगाने के लिए तैयार हो गया था। वो अमीर आदमी को कहता है कि चलो $1.2 मिलियन की शर्त लगाओ, हम ये शर्त कार्ड्स पर लगाएंगे। जिसके बाद ये दोनों कसीनो में आ गई और अब निकी सारे पैसे टेबल पर रख देता है। इस सबसे जेस काफी परेशान थी। वो अभी भी निकी को यहाँ से चलने का कह रही थी, लेकिन वो उसकी एक ना सुनकर अमीर आदमी को शर्त के लिए चैलेंज कर देता है। क्योंकि उस आदमी के पास भी बहुत सारा पैसा था, इसलिए वो भी उसकी चैलेंज को कबूल कर लेता है। मगर अब बदकिस्मती से निकी टेबल पर रखे $1.2 मिलियन भी हार जाता है। अब इन पैसों में निकी के साथियों का भी हिस्सा था, पर क्योंकि सारे पैसे तो जा चुके थे इसलिए जेस की परेशानी बढ़ने लगती है। और अब तो निकी भी चुपचाप यहाँ से जाने लगा। जब अमीर आदमी उसे तंज करवाकर कहता है कि भाई अगर किसी बड़े प्लेयर के साथ खेलोगे तो ऐसा ही होगा, जो सुनकर निकी को गुस्सा आ गया, साथ ही उसे कुछ याद भी आ गया था। इसीलिए वो फिर से अमीर आदमी की तरफ बढ़ने लगा। कहता है कि अब मैं डबल पैसों की शर्त खेलना चाहता हूँ, यानी $2.2 मिलियन की। हैरान कुन बात ये थी कि अभी उसके पास 1 रुपया भी नहीं था, मगर वो फिर भी शर्त लगाने की जिद कर रहा था। निकी अमीर आदमी को कहता है कि तुम ग्राउंड में खेल रहे किसी भी प्लेयर का नंबर नोट करो और मैं ये अंदाजा लगाकर तुम्हें बताऊंगा कि तुमने किस प्लेयर को अपने दिमाग में सोचा है। पर इसके लिए अमीर आदमी ने मना कर दिया। वो कहता है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं। निकी कहने लगा कि चलो मैं नहीं, मेरी दोस्त जेस उस प्लेयर के बारे में बता देगी। अब निकी का इतना पागलपन देखकर अमीर आदमी भी मान जाता है, जबकि जेस अभी भी उसे समझाने की कोशिश करने लगती है। स्टेडियम में जाकर अमीर आदमी ने एक प्लेयर का नंबर नोट कर लिया था। तब आकर वो जेस को कहता है कि जाओ और बताओ कि मैंने किस प्लेयर को अपने दिमाग में सोचा। तब निकी जेस को समझाता है कि अभी बाहर जाओ और बस प्लेयर के बारे में सोचकर मुझे बता देना। जेस ने ऐसे किया। वो दूरबीन के जरिए काफी देर तक प्लेयर्स को देखती रही, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आती। इस दौरान अमीर आदमी निकी को कहता है कि अगर तुम चाहो तो अभी भी ये बेट वापस ले सकते हो, पर वो मना कर देता है क्योंकि ये रिस्क वो लेना चाहता था। और अब कुछ ही देर बाद जेस प्लेयर की तरफ देखकर काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर निकी का दोस्त भी खेल रहा था, जिसने 55 नंबर की टी शर्ट पहनी हुई थी। और अब जेस बिना हिचकिचाई कह देती है कि 55 नंबर वाला ही वो प्लेयर है जो अमीर आदमी ने सोचा है। ये सुनकर अमीर आदमी पागलों की तरह हंसने लगा। कहता है वेल डन, वाह भाई वाह, तुमने सही अंदाजा लगाया, तुम ये शर्त जीत गई हो। हाँ, 55 नंबर वाला ही वो प्लेयर था। जो सुनकर जेस को भी काफी हैरत हुई, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि निकी $2.2 मिलियन जीत गया है। और अभी दोनों सारे पैसे देकर यहाँ से निकल जाती है। गाड़ी में आकर जेस निकी पर काफी गुस्सा करने लगी, उसे मारने लगती है कि तुमने अभी तक मुझे अपने प्लान के बारे में नहीं बताया कि आखिर कैसे इतनी बड़ी रकम तुम जीत गई, जबकि कुछ देर पहले तो ये लग रहा था जिसे तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम सारे पैसे हार गए हो। अब बताओ सच क्या है, तुम कैसे शर्त जीत गए। जब निकी उसे बताता है कि अमीर आदमी के पास बहुत पैसा है, साथ ही वो बहुत बड़ा जुआरी भी है, वो ऐसा जुआ नहीं जो उसने ना खेला हो। जेस पूछती है अच्छा तुम्हें कैसे पता चला कि मैं 55 नंबर ही चुनूंगी, तुमने इतना बड़ा रिस्क कैसे लिया। तब निकी बताता है कि काफी वक्त पहले से मैं की बात तुम्हारे जहन में डाल रहा था, साथ साथ अमीर आदमी के दिमाग में। और अब यहाँ से कहानी कुछ वक्त पहले आ जाती है। हमने देखा कि निकी के आदमी काफी वक्त पहले से अमीर आदमी पर नजर रख रहे थे और उन्होंने अलग अलग तरह कोशिश करके 55 नंबर उसके जहन में बिठा दिया था। वो जहाँ जहाँ भी जाता
55 नंबर या इस नंबर की शेप उसे हर जगह दिखाई दिया करती थी। यहाँ की बैनर्स पर लोगों ने 55 नंबर पकड़ा हुआ था। ये भी उनकी चाल थी अमीर आदमी को दिखाने के लिए। और आज जब वो मैच देखने आ रहा था तो उसकी नजर निकी के दोस्त पर पड़ गई, इसलिए उसने ज़हन में 55 नंबर बिठा दिया क्योंकि उसका नंबर भी 55 ही था। यही वजह है कि शर्ट के दौरान भी उसने यही नंबर चुना। और अब ये सारी बातें सुनकर जेस काफी खुश हो जाती है। वो फिर से मुतासिर हुई। निकी उसे कहता है कि तुमने भी काफी अच्छा काम किया, जो कहकर वो जेस को उसके हिस्से के पैसे देकर यहाँ से चला जाता है। हालांकि जेस उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो बिना कोई बात सुने वहाँ से चला गया। इस बात को लेकर जेस रोने लगती है क्योंकि वो निकी को पसंद करने लगी थी, मगर उसका इस तरह अचानक चले जाना जेस को बहुत बुरा लगता है। और अब यहाँ से कहानी 3 साल के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ निकी फिर से एक अमीर आदमी को लूटने का प्लान बनाना था। इस अमीर आदमी का नाम गैरी होता है। उसे खेलों वाली गाड़ियाँ रखने का बहुत शौक था, पर गाड़ियों को ठीक करने के लिए उसे एक अच्छे मैकेनिक की जरूरत थी। इसलिए अब निकी खुद को एक अच्छा मैकेनिक बताकर गैरी से मिलने जाता है। जब निकी वहाँ से चला गया तो गैरी का गार्ड कहता है कि इससे जरा संभल कर रहना, क्योंकि इस आदमी पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। फिर अब शाम को निकी एक पार्टी में आया जहाँ उसे गैरी ने ही बुलाया था। पार्टी में जेस भी थी जो गैरी के पास आ जाती है। अब उन दोनों को इतने पास देखकर निकी समझ जाता है कि ये दोनों ताल्लुक बना चुके हैं। उसे बुरा लगा, इसलिए वो पार्टी से बाहर चला जाता है। वो एक जगह खड़ा ही था कि तभी यहाँ जेस आई। उसे कहती है कि मेरा उसके साथ ताल्लुक बन चुका है, लेकिन वो मेरे माजी के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए तुम भी प्लीज गलती से भी उसके सामने जिक्र मत कर देना। और अब निकी पार्टी में आकर बहुत सारे शराब पी जाता है क्योंकि उसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जेस मेरे सामने किसी और के इतने करीब है। अब निकी को गुस्सा तो पहले ही बहुत था, ऊपर से उसे शराब का भी खूब नशा चढ़ गया था, इसलिए वो गैरी के मुंह पर जोरदार मुक्का मार देता है। ये देखकर गैरी का गार्ड उसे पकड़ के पार्टी से बाहर निकाल देता है। गैरी उसे जॉब से नहीं निकालता क्योंकि उसे पता था कि उसने ऐसा नशे में किया। वो निकी को माफ कर देता है। अगले दिन गैरी का मैनेजर जब निकी को काम समझा रहा था तो पुल के पास जेस आई, जहाँ गैरी भी लेटा हुआ था। और अब एक बार फिर से उन्हें इतना करीब देखकर निकी जलने लगा। उसका फोकस दोनों की तरफ ही हो जाता है। मैनेजर से मिलने के बाद वो जेस के पास आया। उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कुछ लोग तुम्हें अजीब तरह से देख रहे हैं, जो बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। पर जेस उसकी बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन निकी और जेस एक अलग जगह पर मिली। यहाँ जेस 3 साल पहले होने वाले उस वाकये के बारे में पूछती है, क्योंकि वो ये जानना चाह रही थी कि उस दिन वो जेस को अचानक छोड़कर क्यों चला गया। जब निकी उसे समझाने के या कहीं के अपनी बातों में फंसाने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि बहुत नाराज थी। इसलिए अब निकी अपने दोस्त के जरिए ही जेस को मनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जेस का भी काफी अच्छा दोस्त बन गया था। निकी अपने दोस्त के जरिए जेस के पास वही नेकलेस गिफ्ट भेजता है जो उसने चोरी के सामान वाली जगह पर देखा था। इसलिए अब वो अपने इस दोस्त के कहने पर निकी से मिलने के लिए राजी हो जाती है। फिर जब दोनों मिले तो निकी की बातों से जेस समझ जाती है कि वो फिर से मेरे साथ ताल्लुक बनाना चाहता है, पर जेस ने मना कर दिया। वो कहती है कि अब की बार में तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। अब उदास होकर निकी जब होटल में वापस आया तो जेस उसके दरवाजे पर पहले से बैठी हुई थी। सच तो ये था कि वो आज भी उसे पसंद करती थी, इसीलिए खुद को यहाँ आने से वो रोक नहीं पाई। और अभी दोनों कमरे में आकर फिर से एक साथ वक्त गुजारने लगते हैं। अब अगली सुबह बगैर बताए गैरी का गार्ड निकी से मिलने आ जाता है। वो दरवाजा खटखटाता है तो निकी फौरन जाकर दरवाजा खोल देता है। अब गार्ड को उस पर शक हो रहा था। उसे एहसास हुआ जैसे निकी के साथ कमरे में और कोई भी मौजूद है, इसीलिए वो कमरे में आकर हर तरफ तलाशी लेने लगा, पर यहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता क्योंकि जेस गार्ड से बचने के लिए साथ वाली बालकनी में जाकर छुप गई थी। अगले दिन गैरी का मैनेजर काम के बदले उसे ढेर सारे पैसे देता है। अब यहाँ हम निकी को अपने लैपटॉप में कुछ ट्रांसफर करते हुए देखते हैं, जो असल में गैरी की खुफिया डिजाइन थे। और अब इन डिजाइन को चोरी करने के बाद निकी गैरी के क्लाइंट्स को ही कम पैसों में वो बेच देता है, जिसके बाद निकी वो सारे पैसे देकर जेस के साथ यहाँ से चले जाने का प्लान बनाता है। और अब जब ये दोनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल रहे थे तो तभी गैरी का एक आदमी भी अपनी गाड़ी से इनका पीछा करने लगता है। वो अपनी गाड़ी को जोर से इनकी गाड़ी में लाकर मार देता है, जिससे दोनों बेहोश हो गए। अब जब दोनों को होश आई तो वो खुद को कुर्सी से बंधा हुआ देखते हैं। उनके सामने गैरी था। असल में गैरी को पहले ही पता चल चुका था कि निकी यहाँ मुझे लूटने के इरादे से आया है, इसीलिए काफी पहले से उसने अपने आदमियों को निकी के पीछे लगा दिया था, जो दिन रात उस पर नजर रख रही थी। पर यहाँ गैरी को ये समझ नहीं आती कि पुलिस तक सिक्योरिटी होने के बाद भी निकी ने पासवर्ड का पता कैसे लगवा
लगा लिया। उसने जब इस बारे में पूछा तो निकी जवाब देता है कि जब मैंने तुम्हें जेस के इतने करीब देखा तो मैंने भी उसके करीब जाने का फैसला किया। मैंने जेस को वो नेकलेस जो गिफ्ट भिजवाया था उसमें एक खुफिया चिप लगा दी थी और जब जेस तुम्हारे कमरे में आई तो चिप के लैपटॉप के पास आने पर मुझे तुम्हारे लैपटॉप की एक्सेस मिल गई, यानी अब मैं तुम्हारे लैपटॉप के साथ कुछ भी कर सकता था और इसी तरीके से मुझे तुम्हारे पासवर्ड का पता चला। लेकिन हाँ, जेस को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, बल्कि मैंने एक बार फिर प्यार का नाटक करके उसे बेवकूफ बनाया। ये सुनकर गैरी और उसका गार्ड जोर जोर से हंसने लगती है और अब तभी गैरी जेस के मुंह से टेप हटाता है, तब वो भी अपना मुंह खोलती है कि मेरे और गैरी के बीच कभी कोई ताल्लुक था ही नहीं, यानी वो भी उसे लूटने के इरादे से ही आई थी, जिस बारे में गैरी को पता लग गया था। असल में जब जेस गैरी की पार्टी में आई तो उसने वहाँ निकी को देख लिया था, इसलिए वो जानबूझकर गैरी के पास जाने लगी ताकि उसे यही लगे कि वो दोनों ताल्लुक में है, जबकि असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ जेस निकी से ये कहकर झगड़ा करने लगती है कि तुम एक छोटे धोखेबाज इंसान हो, तुम कभी भी सच नहीं बोलती, तुम्हारी हरकतों की वजह से देखो अब हम मरने वाले हैं। पर उसकी एक ना सुनते निकी गैरी को एक और कहानी सुनाने लगता है, जिस पर गैरी का गार्ड निकी को गोली मार देता है, ये कहकर कि अब हम इसका एक और झूठ नहीं सुन सकते। जिसके बाद वो गार्ड जेस पर भी गोली चलाने के लिए आगे बढ़ता है, तब गैरी उसे ये कहकर रोक देता है कि मैं यहाँ पुलिस का कोई तमाशा बनाना नहीं चाहता, रुक जाओ जरा, और हाँ, अब से इस मामले को तुम ही संभालोगे। जो कहकर वो यहाँ से चला गया। निकी जख्मी था इसलिए उसके सांसें रुकती नहीं थी। तब गार्ड जल्दी से आगे आया, एक पंप से उसकी गोली निकाल कर कहता है कि गोली दिल पर नहीं लगी, तुम बच भी जाओगे, जल्दी ठीक भी हो जाओगे। जिसके बाद जिसको भी पता चल गया कि गैरी का ये गार्ड और कोई नहीं बल्कि निकी के डैड हैं, जो अब निकी की गोली निकाल चुके थे। वो फिर जेस की मदद से सारे पैसे लेते हैं और जख्मी निकी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ चल दिए। ये गाड़ी में थे जहाँ जेस को बातों ही बातों में पता चल गया था कि निकी ने गैरी को लूटने की प्लानिंग 3 साल पहले ही बना ली थी। तो तब से उसके डैड गैरी के लिए गार्ड का काम कर रहे थे ताकि वो अपना भरोसा बना सके। अपने डैड की मदद से उसने गैरी के पासवर्ड का पता लगवाया था, यानी उस टाइम निकी ने झूठ बोला था कि मैंने ये काम जेस के जरिए किया। निकी के कहने पर ही उसके डैड ने गोली चलाई, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो गुस्से में गैरी ही दोनों को शूट करके मार देता। और अब जल्दी ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। उसके डैड और जेस उसे अंदर ले जाने लगे। अब निकी की की सजा उसे मिल भी चुकी थी और क्योंकि जेस भी उसकी जैसी ही थी इसलिए माफ कर उसे अपना लेती है और अब भी दोनों ऐसे अपने महारतों से चोरियां करते रहेंगे और अपनी जिंदगी काफी अच्छे से गुजारेंगे। यानी अब इनका सिर्फ गुजारा ही नहीं होगा बल्कि आराम से ऐश वाली जिंदगी जी सकती है, जो दोनों का ही सपना था। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।